This is question number 6. Two boxes 1 and 2. Two boxes 1 and 2 have slips numbered 1 to 30 and 31 to 50 respectively. दो बॉक्सेस हैं, एक के अंदर 1 से 30 नंबर तक स्लिप है, दूसरे के अंदर 31 से लेके 50 नंबर तक स्लिप्स हैं. एक स्लिप आपने रैंडमली सिलेक्ट करी, एक स्लिप आपने रैंडमली सिलेक्ट करी एंड द नंबर ऑन इट इज़ फाउंड टू बी नॉन प्राइम. जो भी स्लिप आपने ली उसके ऊपर कोई प्राइम नंबर नहीं था, नॉन प्राइम नंबर था. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज सेलेक्टेड फ्रॉम बॉक्स 1. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज सेलेक्टेड फ्रॉम बॉक्स 1. सब स्टूडेंट्स को देख के पता चल रहा होगा कि ये प्रोबेबिलिटी के अंदर बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, बेस थ्योरम का डायरेक्ट क्वेश्चन है. आपने यहाँ से इवेंट स्टार्ट किया, बेसिकली आपने यहाँ से इवेंट स्टार्ट किया, आपने बॉक्स 1 सेलेक्ट किया है, बॉक्स 2, बॉक्स 1 यहाँ पे लिख देता हूँ, बॉक्स 2 यहाँ पे लिख देता हूँ. बॉक्स 1 के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? बॉक्स 1 के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 3/5 क्योंकि इसके अंदर 30 स्लिप्स हैं, और बॉक्स 2 की 2/5. ओके, ठीक है. अब उसके बाद भी जब बॉक्स 1 से चिट निकाली होगी तो दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो प्राइम नंबर आएगा या नॉन प्राइम नंबर आएगा. अब आपको क्या करना है, बेसिकली 1 से 30 के बीच में जो भी प्राइम नंबर है वो आप कैलकुलेट कर लो. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड 29. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सो 10/30 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर. और नॉन प्राइम के कितने आएगी? नॉन प्राइम की आएगी 20/30. हमको इस चीज़ से मतलब है क्योंकि नॉन प्राइम चाहिए हमको. अब इसके अंदर भी दो ब्रांच बनेगी, प्राइम नॉन प्राइम, प्राइम नॉन प्राइम. अब 31 से लेके 50 तक, 31 से लेके 50 तक प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 31 खुद होता है, इसके बाद 37 आएगा, 41, 43 और 47, 41, 43 एंड 47. तो ये हो गए 5/20 क्योंकि टोटल 20 चिट्स हैं इसके अंदर. तो 15/20 जो है आपकी नॉन प्राइम चिट्स हो गई, नॉन प्राइम स्लिप्स हो गई. तो आपको बॉक्स 1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. बॉक्स 1 से नॉन प्राइम चिट आई होगी, बॉक्स 1 से नॉन प्राइम चिट 20/30 इंटू 3/5 डिवाइडेड बाई, ये हो गया आपके फेवरेबल केस 20/30 इंटू 3/5 प्लस 15/20 इंटू 2/5. ये हो गया आपके टोटल प्रोबेबल केस. क्योंकि नॉन प्राइम आने की यही पॉसिबिलिटी है, तो बैक 2 से आएगा, बैक 1 से आएगा. तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आई थिंक आपके पास 4/7 आंसर आएगा. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बेस थ्योरम का डायरेक्ट एक लाइन के अंदर आंसर है. ना आपको थ्योरम याद करने की जरूरत, डायरेक्ट यूज केस बनाओ एंड यू विल गेट द आंसर. ओके, लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7. इफ द लिमिट इज इक्वल टू 820 फाइंड द वैल्यू ऑफ एन. लिमिट्स एंड डेरिवेटिव वाले यूनिट का क्वेश्चन है. यहाँ पे n टर्म्स है, x की पावर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, x की पावर n तक n टर्म्स है, और n ही रिड्यूस किया गया, नीचे 1 रिड्यूस किया. अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करते हो तो n माइनस n 0/0 की फॉर्म बन रही है. तो 0/0 की फॉर्म तो हम बियर नहीं कर सकते हैं, 0/0 की फॉर्म तो हमको नहीं अच्छी लगती है. तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एल हॉस्पिटल रूल यूज़ कर लो. x का डिफ्रेंशिएशन 1, 2x का 2, एक्स क्यूब का 3x² एंड सो ऑन. लास्ट में आएगा n इंटू एक्स की पावर n-1, n का 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई x-1 का 1. लिमिट x टेंडिंग टू 1. अब आप x की वैल्यू पुट कर सकते हो, ये कितना हो जाएगा 1 + 2 + 3 टिल कहाँ तक, n तक. ये वैल्यू कितनी दे रखी है 820. कितना हो जाएगा n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 820. अब आपको n की वैल्यू निकालनी है भाई. आप चाहो तो इसको 2 को मल्टीप्लाई करो, n² + n, बड़ी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी. लेकिन मेरे को तो देख के फील आ रही है कि ये तो ऐसा नंबर लिखा हुआ है 40 × 41 है ना, 40 × 41, 40 × 41, 40 × 41. तो n कितना हो जाएगा, n हो जाएगा 40 क्योंकि n+1 कितना 41, n हो जाएगा 40. आपका आंसर है 40. बहुत सिंपल क्वेश्चन था. इट शुड टेक यू लेस देन 1 मिनट. मुझे भी 1 मिनट से कम ही टाइम लगा है सॉल्व करते हुए. क्विकली मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. P and Q आर पॉइंट्स ऑन ए प्लेन विच इज़ पैरेलल टू द लाइन. यहाँ पे एक चीज़ अच्छी दे रखी है कि जो लाइन की इक्वेशन है वो हमको डायरेक्ट सिमेट्रिक फॉर्म में नहीं दे रखी, निकालनी पड़ेगी. क्या करेंगे, x/1/2 इज इक्वल टू y/1/3 ऐसा है. तो क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x/3 इज इक्वल टू y/2, या फिर आप डायरेक्ट भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो.
ये वाली चीज़ किसके बराबर है, z तो कांस्टेंट है, z इज इक्वल टू 1, ये प्लेन कांस्टेंट है तो इसके डायरेक्शन रेशियो नीचे 0 आएगा। ओके, ये होगी हमारी लाइन की सिमेट्रिकल फॉर्म। इस लाइन के dr, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज 3,2,0। ओके, इस लाइन की dr पता चल गया हमको। एंड द पॉइंट्स ऑन द प्लेन विच इज पैरेलल टू द लाइन। सो कुछ इस तरीके से है ये, मैं आपको एक बार सिचुएशन समझा देता हूँ कैसी है। मान लो ये आपका प्लेन है, मान लो ये आपका प्लेन है, ठीक है। तो इस प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट है दो, पी एंड क्यू, ठीक है, विच इज़ पैरेलल टू द लाइन। और जो आपको ये लाइन दे रखी है उसके पैरेलल है, मतलब अब जो ये लाइन है ये वाली है, जो हमारी लाइन की बात हो रही है ना वो ये वाली लाइन है। x/3 इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू z-1/0। तो बेसिकली ये वाली जो लाइन है इस प्लेन के पैरेलल है। कहने का मतलब जो प्लेन के नॉर्मल के रेशो होंगे वो लाइन के भी परपेंडिकुलर होंगे। तो ये चीज़ है बस अपनी मेन काम की चीज़। पी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको 2,2,1 और क्यू के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2,1,2। आपको प्लेन की इक्वेशन बतानी है। प्लेन के ऊपर पासिंग पॉइंट तो पता है, प्लेन के एक नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज और पता चल जाए तो प्लेन की इक्वेशन हम लिख सकते हैं। ओके, प्लेन के जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालें। मेरे को भाई एक चीज़ पता है कि पी क्यू वैक्टर मैं निकाल सकता हूँ। पी क्यू वैक्टर कितना आएगा, पी क्यू वैक्टर क्यू में से पी घटाना है 0, -1 एंड 1, मतलब 0 माइनस जे कैप प्लस के कैप। पी क्यू वैक्टर पता चल गया। और जो लाइन के डी आर है, जो लाइन के डी आर है वो है 3,2,0। अगर आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लें तो आप थंब रूल से देखेंगे कि हमको एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो प्लेन के नॉर्मल होगा, वही तो हमको चाहिए। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, आई जे के। बेसिकली अभी जो मैं निकालने जा रहा हूँ वो नॉर्मल वेक्टर है जो प्लेन के परपेंडिकुलर, 0, -1, 1, 3,2,0। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा -2i कैप प्लस का 3j कैप एंड प्लस का 3k कैप, प्लस का 3k कैप। तो ये आ गया आपके पास नॉर्मल वेक्टर। पासिंग पॉइंट इन दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। तो प्लेन की इक्वेशन आप इजीली लिख सकते हैं। प्लेन की इक्वेशन में लिख देता हूँ। प्लेन की इक्वेशन आएगी a इंटू x-2 प्लस b y-2 प्लस c z-1 इज इक्वल टू 0। ये होगी आपकी प्लेन की इक्वेशन। आई थिंक क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइंस ऑन दिस प्लेन। तो प्लेन की इक्वेशन आ गई तो आपको 4 ऑप्शन चेक करने थे, उसके हिसाब से आपका सही आंसर आ जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल्सो ए गुड क्वेश्चन बट ईजी क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से है। आपको हालांकि आयोटा दिखते ही आइडिया हो जाना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। आपको इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू बतानी थी, सिंप्लीफाइड वैल्यू बतानी थी। हम जो है 2π/9 के साथ तो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, तो सबसे पहले इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करते हैं। 1 + sin + आयोटा, कुछ आइडिया नहीं लग रहा अभी तो। ऑल्दो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास एक सिंपल तरीका तो है कि मैं इसको रेशनलाइज करूँ। बेसिकली डिनोमिनेटर से आयोटा की टर्म हटाऊँ और क्यूब एक्सपेंड कर दूँ। क्यूब कोई ज़्यादा पावर नहीं होती, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बट दिक्कत क्या है, मेरे पास sin 2π/9 की वैल्यू नहीं पता, cos 2π/9 की वैल्यू नहीं पता। π/9 कितना होता है 20, तो sin 2π/9 कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो बेसिकली ये ऐसा लिखा हुआ है 1 + sin 40 डिग्री प्लस आयोटा cos 40 डिग्री, आयोटा cos 40 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 + sin 40 डिग्री माइनस आयोटा cos 40 डिग्री। ऐसा कुछ लिखा हुआ है आपके सामने, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। अब 1 + sin तो मेरे को कोई आइडेंटिटी नहीं पता और cos 40 की मेरे को कोई आइडेंटिटी नहीं पता, लेकिन मेरे को एक चीज़ पता है कि अगर मैं इसको साइन की जगह cos ले आऊँ तो 1 + cos की आइडेंटिटी होती है 2 cos² θ/2, है ना। 1 + cos थीटा की आइडेंटिटी है 2 cos² θ/2, और यहाँ पे साइन हो जाए तो sin 2 θ की आइडेंटिटी होती है 2 sin θ × cos θ/2, है ना। तो ऐसा ही कुछ करते हैं भाई, साइन को cos में चेंज करना तो अपने बाएं हाथ का खेल है। sin 40 कितना होता है, sin 40 का मतलब cos 50 भी होता है, cos 50 प्लस आयोटा इंटू cos 40 बेसिकली कितना, cos 40 इज sin 50। सेम नीचे करेंगे आप 1 प्लस ये हो जाएगा आपके पास cos 50 माइनस आयोटा एंड cos 40 इज इक्वल टू sin ऑफ 50 होल रेज़्ड टू द पावर 3। 1 + cos, यहाँ पे आप कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे,
वन प्लस कोस, यहाँ पे आप कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 cos स्क्वायर 50/2 25 प्लस आयोटा साइन, आयोटा एज इट इज़, साइन 50 इज 2 साइन 25 cos 25। अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे नीचे, तो नीचे भी हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 25 cos स्क्वायर 25 प्लस आयोटा, सॉरी नीचे माइनस आएगा, सॉरी नीचे माइनस आएगा, नहीं तो ऊपर नीचे में कुछ फ़र्क ही नहीं बचेगा फिर, आयोटा 2 साइन 25 इंटू cos 25 होल रेज टू द पावर 3। एक cos 25 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, आप देख सकते हैं कॉमन आ रहा है ऊपर नीचे हर जगह से, एक 2 भी ऊपर नीचे कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा cos 25 प्लस आयोटा साइन 25 डिवाइडेड बाई cos 25 माइनस आयोटा साइन 25। तो आप क्या करेंगे, इसको जब रेशनलाइज करेंगे तो आपके पास ऐसा कुछ बच जाएगा, cos 25 प्लस आयोटा साइन 25 का होल स्क्वायर की पावर 3, तो बेसिकली होल पावर 6 हो जाएगी। अब तो ये डी मोइवर्स थ्योरम का एकदम बेसिक क्वेश्चन बन गया। आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड यूलर फॉर्म में लिखा हुआ है, पोलर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये 6 जो है एंगल के अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हो जाएगा cos 150 प्लस आयोटा साइन 150, और 150 की वैल्यू सबको पता होती है, cos 150 की वैल्यू हो जाएगी माइनस √3/2 और साइन 150 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 ये आयोटा। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। आई थिंक इसका इमेजिनरी पार्ट पूछा गया था, वो आप डायरेक्टली बता सकते हैं। लेट अस क्विकली मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, 2 प्लस साइन एक्स अपॉन, मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूँ, टू प्लस साइन एक्स अपॉन वाई प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोस एक्स, वाई जीरो इज इक्वल टू 1, वाई पाई, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जो क्वेश्चन है डायरेक्टली पता चलता है देख के ही। तो क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं भाई। अरे वाह क्या बात है, इसके अंदर तो वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, डी वाई अपॉन वाई प्लस 1, 2 भी यहीं पे रहने दे सकते हो आप, इज इक्वल टू माइनस कोस एक्स अपॉन 2 प्लस, ओके ये वाला 2 तो प्लस में है, मैंने गलती से देख लिया, 2 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इधर आ जाएगा ln y प्लस 1 या log y प्लस 1 आप लिख सकते हैं। बेसिकली अगर आप इस 2 प्लस साइन एक्स को टी पुट करेंगे तो cos x dx dt में चला जाएगा, तो ये आपका माइनस ln 2 प्लस साइन एक्स एंड प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, y0 इज इक्वल टू 1। आप यहाँ पे सिंपली वाई पाई की वैल्यू भी बता सकते हैं, जो y0 की वैल्यू होगी वही वाई पाई की वैल्यू होगी। कारण क्या है कि भाई अब इसके अंदर वेरिएबल एक ही है x, जिसकी वजह से वैल्यू चेंज हो सकती है। अब साइन 0 भी 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है, तो और किस चीज़ से तो फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसका मतलब y की वैल्यू पाई के ऊपर भी कितनी आएगी, 1 ही आएगी। एग्जामिनर ने आपको ट्रिक किया है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई x की वैल्यू 0 रखो, फिर y की वैल्यू 1 रखो, उसके हिसाब से फिर आपकी c की वैल्यू निकालो और फिर उसके अंदर पुट करो। कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ बदल सकती है वो खाली x है, अब वो बदल नहीं रही है, क्योंकि वो 0 के ऊपर भी साइन 0 0 है, साइन पाई के ऊपर भी 0 है ना, तो डायरेक्ट y पाई की वैल्यू भी इसके अंदर 1 आ जाएगी। ये न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चंस में था, न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर वाले क्वेश्चंस में था। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा।